कांग्रेस सत्यम। मेरी पहली कविता का शीर्षक है ईश्वर का दुख। ईश्वर को शायद पता हो, आप वाले ईश्वर हैं। ईश्वर को शायद पता हो, उसके सबसे कट्टर समर्थकों ने बहुत पहले ही उसका साथ छोड़ दिया था। ईश्वर को शायद पता हो, उसके सबसे कट्टर समर्थकों ने बहुत पहले ही उसका साथ छोड़ दिया था। उनकी प्रार्थनाओं से कब का गायब हो चुका था ईश्वर। उनकी प्रार्थनाओं से कब का गायब हो चुका था ईश्वर। उनकी ख्वाहिशों में कोई जगह नहीं बची थी ईश्वर के कायनात की। उनकी ख्वाहिशों में कोई जगह नहीं बची थी ईश्वर के कायनात की। वहाँ एक लाश थी, वहाँ एक लाश थी। ईश्वर बस इतना चाहता था कोई उसके लिए फूट फूट कर रोए। ये अगली कविता है सवालों की बगावत। ये लगभग 10 साल पहले के आसपास की कविता है। ये अचानक मिल गई और कुछ लोगों को लगा कि अभी बड़ी सामयिक होती है, तो ये कविता पेश करता हूँ, सवालों की बगावत। खबरदार कर दो ईश्वर को, खबरदार कर दो ईश्वर को, वह जहाँ कहीं हो, जहाँ जहाँ हो, बता दो उसे, बता दो उसे, सवालों ने बगावत कर दी है। स्थगित कर दिए गए संसद के बस्ते में, अखबारी लेबल के चस्पे में बंद सवालों ने तोड़ डाली है तिहाड़ की दीवार। कभी बन गए हैं कारतूस, केंद्रीय असेंबली में हो सकता है कभी भी दूसरा बमकांड। पहला बमकांड कब हुआ था आप सबको मालूम होगा। सवाल जनता को लामबंद कर रहे हैं, सवाल जनता को लामबंद कर रहे हैं। कविताओं ने भी चुन लिया है अपना पक्ष, कुछ तो मोर्चे की तरफ बढ़ती देखी गई हैं। बगावत की लग चुकी है आग जबरदस्त, जाकर खबरदार कर दो ईश्वर को। वक्त बीत रहा है, जनता के सभी दुख हर लेने का वादा उछाल चुके हैं ये ईश्वर। ईश्वरत्व को जल्द से जल्द पा लेना चाहते हैं। हर एक की अपनी चिंताएं हैं, हर मंच पर सुसज्जित हैं किस्म किस्म के चेहरे। ढोल बज रहा है, धुंधली गरज रही है, कानों में नगाड़ों का शोर बढ़ता जा रहा है। ईश्वरों के चेहरे पर पसीना है, वे धूल फाँक रहे हैं। उन्हें गारंटी चाहिए जनता की, बस एक बार सेवा का मौका चाहते हैं। लोगों की फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं, जता देना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के पास है हर मर्ज की दवा। सब प्रसन्न है, सब प्रसन्न है। एक आदमी चिल्ला रहा है सड़क किनारे, निकल रहा है काफिला मंत्रियों का, संतरियों का। सब प्रसन्न है, सब प्रसन्न है। पहले आदमी, फिर सड़क और डूब रहा है आसमान। गरीबी की रेखा के नीचे एक आदमी चिल्ला रहा है सब प्रसन्न है, सब प्रसन्न है। जब जब जीना मरने पर मजबूर हुए। एक 2-3 शेर हैं खुद का, एक व्यवस्थित गजल के हिस्से हैं, लेकिन 2-3 सुना रहा हूँ कि एक सहरा में हजारों मील में चलता रहा, जाने कैसा शौक था जो जहन में पलता रहा। एक शहरा में हजारों मील में चलता रहा, जाने कैसा शौक था जो जहन में पलता रहा। राह के पत्थर उठाकर मूर्तियां मैंने बना ली, राह के पत्थर उठाकर मूर्तियां मैंने बना ली, और चढ़ावे की रकम से घर बार भी चलता रहा। गौर से देखोगे तो कपड़ों से ही पहचान जाओगे, ये जो जमा है शाहीन बाग में ये औरतें हैं। ये जो जमा है शाहीन बाग में ये औरतें हैं। औरतों के कपड़ों को लेकर, औरतों के कपड़ों को लेकर भी हजार दिक्कतें तो हैं तुमको, और नजर भी रहती है उन्हीं पर, लेकिन बेफिक्र हैं शाहीन बाग की औरतें। ये वैसे ही कपड़ों में बैठी हैं यहाँ जैसे कपड़े पहनकर घर में बनाती हैं खाना। ये किसी पार्टी, ये किसी किटी पार्टी या मॉल में जाने के लिए नहीं निकली हैं घर से कि करेंगी बनाओ श्रृंगार, कि इनकी सुंदरता देखनी हो तो उस वक्त देखो इनके चेहरे पर जब ये लगा रही है नारा इंकलाब का। इनकी सुंदरता देखनी हो तो देखो उस वक्त इनके चेहरे पर जब ये लगा रही हो इनकलाब का नारा। ये झाड़ू पोछा चौका बर्तन निपटा कर आई है अपने घरों से,
कि इनको निपटाना है इस सदी का सबसे जरूरी काम, कि इनको निपटाना है इस सदी का सबसे जरूरी काम, इनको बचाना है अपना संविधान, अपनी जमीन और अपना हक। शाहीन बाग की औरतें लिख रही हैं इतिहास, इनके साथ आओ वरना एक दिन इतिहास बन जाओगे सब के सब। हम कलेवा करके काम पर चले गए, उन्होंने कहा रात हम ब्यारी करके सोने चले गए। उन्होंने कहा गुलामी, हम मंडी में जाकर बिकने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा आजादी, हम गुलामों की तरह उनके पीछे लग गए और अपना सर्वस्व होम कर दिया आजादी के लिए। उन्होंने कहा निर्माण, हमने अपनी हड्डियां गला दी ताकि वे इस्पात बना सकें। उन्होंने कहा विध्वंस, और हम अपनी ही बिरादरों पर बम बंदूक लेकर चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा विध्वंस, और हम अपने ही बिरादरों पर बम बंदूक लेकर चढ़ दौड़े। आखिर परंपरा ने हमें सिखाया था बड़ों का आदर करना, उनकी बात पर संदेह नहीं करना, सिर्फ अमल करना, और हम मान जाते। वे बैठने को कहते तो हम साष्टांग लेट जाते, परंतु जब हमने कहा भूख, उन्होंने कहा काम चोरी। जब हमने कहा भूख, उन्होंने कहा काम चोरी। हमने कहा गरीबी, उन्होंने कहा नशाखोरी। हमने तंग आकर कहना चाहा बगावत, हमने तंग आकर कहना चाहा शोषण, उन्होंने कहा बगावत। हमने कहा अधिकार, उनका नारा विकास। हमने मांगी रोटी और कहा संघर्ष, उन्होंने निकाली बंदूक और हम ना रहे, अखबार की खबर बन गए। बहुत शुक्रिया साथी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं thelokaniti.com। दिन आप अपने इलाके, अपने देश, अपने मुल्क में, अपनी गलियों में लगातार आंदोलन होते हुए देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से कई रोचक आंदोलन देखने मिल रहे हैं। आज हम मौजूद हैं भोपाल के इकबाल मैदान में, जहां पर तमाम आपके कैमरे की स्क्रीन पर या आपके टीवी की स्क्रीन पर जितने भी लोग दिख रहे हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं से इस प्रोटेस्ट को एक नई दिशा दी है। तो हम इन लोगों से बात करते हैं कि क्यों इतना प्रोटेस्ट है, इस बारे में इनका क्या विचार है और क्या चीज़ें हैं जो इस देश में बदली जानी चाहिए। सर जी, दरअसल पिछले 1 जनवरी से यह सत्याग्रह इकबाल मैदान पर निरंतर चल रहा है और इसकी जो बड़ी जो भूमिका है और बड़ा जो मूल्य है इस पूरे सत्याग्रह का, वो हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा है। सत्याग्रही साथियों का ये मानना है कि ये जो कानून है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये हमारे देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है और ये नागरिकता की ऐसी परिभाषा तय करता है जो हमारे संविधान की भावना के साथ मेल नहीं खाती, खुलेआम उसका उल्लंघन होता है। इस सत्याग्रह के तहत कई तरह के नवाचारी प्रयोग हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि यहाँ शिक्षा के सवाल पर एक बातचीत हुई, प्रोफेसर अनिल सदगोपाल ने उस चर्चा को किया। यहाँ महिला कवियों के साथ एक काव्य पाठ किया गया जिसमें उन्होंने अपनी रचनाओं का पाठ किया। यहाँ अलग अलग तरह के सवालों को लेकर के निरंतर बातचीत हो रही है। संविधान के हर एक शब्द पर, संविधान की प्रस्तावना के शब्दों पर बात हो रही है और एक सकारात्मक जन आंदोलन बनाने की कोशिश है। आज का यह जो रचना पाठ है, ये भोपाल शहर के कवियों का, जिसको हम लोगों ने नाम दिया मोर्चे पर कविता। इसमें वरिष्ठ कवि शैलेंद्र शैली, बालेंद्र परसाई, युवा साथी सचिन श्रीवास्तव, लोकेंद्र मालती प्रकाश और तस्वीर ने रचना पाठ किया और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं जो हमारे आज के समय में हमारे लोकतंत्र को बचाने की और सवालों को पैदा करने की जद्दोजहद से निकली हुई कविताएं। आपने भी बहुत सारी कविताएं पढ़ी। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ 2 लाइन जो आपको लगता है कि इस आंदोलन के लिए बहुत ज़रूरी है, या उन लोगों के लिए जो इस आंदोलन को बड़े करीब से फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है। 2 पंक्तियां हैं कि अमन की कोशिशें अब के बहुत अच्छी दिशा में हैं, अमन की कोशिशें अब के बहुत अच्छी दिशा में हैं, बकरियों ने शेर को सरदार अपना चुन लिया है। बकरियों ने शेर को सरदार अपना चुन लिया है। हमारे साथ एक कार्टूनिस्ट भी हैं जिनने बहुत सारी कविताएं भी सुनी। आइए जानते हैं कि उनके नज़रिए से ये आंदोलन कितना बड़ा है, क्यों ज़रूरी है और क्यों जो साथी अपने घर में बैठे हैं उनको भी निकलकर सड़क पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। सर, क्यों लगता है आपको कि इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है? देश में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देश में आपातकाल से भी ज़्यादा बदतर स्थितियाँ हैं।
नौजवानों को रोज़गार नहीं है, शिक्षा के अधिकारों को छीना जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। ऐसी स्थिति में देश को हिंदू मुस्लिम की ओर ले जाना ये उनकी एक राजनीति है ताकि असल मुद्दों पर लोग ना आएं। एनआरसी, एनपीआर, सीएए इन सब के विरोध के लिए हम लोग यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। और आज हम देखें कि कला, साहित्य और खासकर कविता भी मोर्चे पर आ चुकी है। पर सर, तमाम लोग जैसे पत्रकार हैं या साहित्य से जुड़े लोग हैं या फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, जब इस मुद्दे पर अपना विरोध प्रकट करते हैं तो उनको देशद्रोही कह दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप एंटी नेशनल हैं। ऐसे में आप बहुत समय से एक कार्टूनिस्ट के तौर पर काम करते रहे, एक कलाकार के लिए कितना मुश्किल हो जाता है जब उसको एक आंदोलन की वजह से कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ये सही है कि जो भी इस समय सवाल कर रहा है या उनकी चीज़ों को उजागर कर रहा है उसे गालियां खाना पड़ती हैं। मैं कार्टून रोज़ाना बनाता हूं, रोज़ाना गालियां खाता हूं, रोज़ाना धमकियां मिलती हैं, लेकिन इन धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एक कलाकार सच्चा कलाकार होगा, एक जो सच्चा वो होगा वो कभी भी नहीं डरेगा इन धमकियों से, क्योंकि अब देश बदलने की शुरुआत हो चुकी है। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जनता अब सच कह रही है, अपनी बात कह रही है, इसलिए सरकार डरने लगी है? हाँ, सरकार अब डरने लगी है। उनको लग रहा है कि अब हमारी पोलें खुलना शुरू हुई हैं। ये बात मैंने आपसे इसलिए भी पूछी क्योंकि जब ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों ने हमेशा कहा कि सूर्य जो है वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पर पहली बार जब गैलीलियो ने ये बात कही कि सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उस दौर के तानाशाहों ने उन्हें उठाकर जेल में रख दिया था। हमारे साथ एक हमारे बुजुर्ग साथी और हैं जिन्होंने एक कविता सुनाई, इस सदी के हिटलर। सर, क्यों लगता है आपको कि हिटलर फिर पैदा हो गया है? बिल्कुल, और जो आज का हिटलर है वो उस हिटलर से कहीं ज़्यादा घातक और चालाक है। वो जो हिटलर था उसने तो अपनी सेना के माध्यम से अत्याचार किया था, लेकिन इस समय का हिटलर इतना चालाक और घातक है कि उसने एक जनता के बहुत बड़े वर्ग को सांप्रदायिक सेना के रूप में तैयार कर दिया है। ये हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए सर, घातक है। आप मेरे से काफ़ी बुजुर्ग हैं उम्र में भी और तजुर्बे में भी। आपने 84 में भी दंगे देखे, आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बार बार धर्म के नाम पर बदलते देखा, पर जिस तरीके की धार्मिक हिंसा इस दौर में फैलाई जा रही है, धर्म के आधार पर लोगों को जिस तरीके से बांटा जा रहा है, उसे देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, आज का समय इसलिए कहीं ज़्यादा खतरनाक है कि आज धर्म और जाति के आधार पर की जा रही हिंसा को सत्ता का संरक्षण है। ये सत्ता के संरक्षण में हिंसा हो रही है। सत्ता के संरक्षण में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ाया जा रहा है। देखिए, हमारे देश की तो संस्कृति ये रही है शरणागत की रक्षा करने की। हम तो खुले दिल से अपने घर आने वाले मेहमान को देवता मानने की संस्कृति रही है, लेकिन ये सरकार तो अगर धर्म के आधार पर शरणागतों के हित का फैसला करे तो ये तो मानवता के खिलाफ बात है। दरअसल हमारे देश में जो वर्तमान सरकार है वो भारत के संविधान के खिलाफ काम कर रही है और मानवता के खिलाफ काम कर रही है। सर, आपने एक बड़े शायर थे भोपाल का, उनका एक शेर सुनाया था, ताज भोपाली। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए एक बार वो शेर वहाँ पे फिर से सुना दें। ताज भोपाली साहब की ये पंक्तियाँ हम सब के लिए मार्गदर्शक हैं, हमको ताकत देती हैं। ताज भोपाली साहब ने कहा था, मैं चाहता हूँ निज़ाम कोहन बदल डालूँ, मैं चाहता हूँ निज़ाम कोहन बदल डालूँ, मगर यह बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो बढ़ो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये हम सब की बात है, 2 4 10 की बात नहीं। तमाम देश में जब इतना बड़ा विरोध हो रहा है, इसी मुल्क में रहने वाले लोग किसी दूसरे मुल्क से आकर वो अपना विरोध प्रदर्शन तय नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनकी आवाज़ को दबाया जाना, उन्हें हिंसक बताना, उन्हें धर्म के नाम पर बताना। एक शेर है पुराना कि तुमसे पहले जो इस तख्तो-ताज पे काबिज था, उसे भी इतना ही गुरूर था अपने खुदा होने पर। हमारे साथ एक साथी और मौजूद हैं जिनका नाम साकिब है। हमें लगता है इस पूरे मामले पर युवाओं की राय जो है वो
लगातार सुनी जानी चाहिए, उनकी बात को रखा जाना चाहिए और उनके सवालों को जवाब भी दिए जाने चाहिए। साकिब, मैं जानना चाहूँगा कि आप इस दौर में सुन रहे होंगे कि अर्बन नक्सलिज्म आ गया है, लोग नए लोग जो हमारी उम्र के, आपकी उम्र के लोग जो आंदोलन करने आ रहे हैं, उनको लगातार लोग कह रहे हैं कि तुम एंटी नेशनल हो गए हो। क्या आप जैसे युवा या हम जैसे युवा इस देश के मूल्यों को समझते नहीं हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम अपने हिंदुवासियों भाइयों और बहनों को अस्सलाम वालेकुम नमस्कार से प्रेरणा करता हूं। और जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि युवाओं को एंटी नेशनल बनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। असल मुद्दा ये है कि आज सरकार को खटकने लगी है, जो युवाओं को एजुकेटेड होने लगे हैं और उनको नॉलेज हो गया, वो बोलने लगे हैं क्या गलत है क्या सही है। इस वजह से सरकार को, मोदी सरकार को बहुत ही डर बैठ गया है कि शायद इनकी गद्दी चली जाएगी, इनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि आज के युवा जागरूक हो चुके हैं। और मैं तमाम युवाओं से अपील करना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप हमारी बहनों को शाहीन बाग में देख रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक छोटे छोटे बच्चे को लेकर किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, आप तमाम भाइयों जो भी इसे को सुन रहे हैं, आकर भोपाल के सत्याग्रह में जुड़ें और अपना योगदान दें, क्योंकि आज के युवा अगर इसमें साथ नहीं हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आज आप हमारे साथ नहीं हैं और आज हम आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े तो हम एक गुलामों के गुलाम बनकर जिएंगे। ऐसा वक्त आ जाएगा कि जो हमें कोई पहचान नहीं सकेगा, हमारा वजूद मिट जाएगा। भोपाल से जो लोग अभी यहाँ पे मैंने देखा बहुत बड़ी संख्या में थे, इसके अलावा भी जो लोग बाहर हैं, जो लोग अब तक इस पूरी चीज़ से जुड़ नहीं पाए हैं अलग मुद्दों की वजह से, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा उन लोग से एक ही अपील है कि भाई, सारा मुद्दा एक तरफ है, आप इस राजनीति को अच्छे से समझ रहे हैं कि मोदी और अमित शाह की क्या राजनीति है, वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके बांटना चाह रही है। आप एजुकेटेड हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गद्दी की वजह से कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए हम एजुकेटेड लोग से गुजारिश करेंगे कि इस सारी चीज़ को आप निगलेक्ट कीजिए और एक भाईचारगी से आप आइए हमारे सत्याग्रह में और शामिल होइए और देश को, संविधान को बचाने में बड़े से बड़ा योगदान दीजिए आप अपना। आपने कहीं ये बात नहीं सुनी होगी कि एक धर्म को बचाइए, कहीं आपने ये बात नहीं सुनी होगी एक इलाके को बचाइए। यह बात संविधान को बचाने की है। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि इस आंदोलन में आने वाले लोग, इस आंदोलन को करने वाले लोग किसी दूसरे देश से नहीं आते हैं, किसी दूसरे मुल्क से नहीं आते हैं, वह आपके ही लोग हैं। और मुझे लगता है कि 80% जो लोग आपको सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको नरेंद्र मोदी बनाया, जिन्होंने आपको 2 करोड़ का सूट पहनने वाला प्रधानमंत्री बनाया। पर जब आप इनकी बातें नहीं सुनते हैं तो याद रखिए कि एक सत्ता आती है, जाती है, रहता है मुल्क, रहते हैं नागरिक, रहते हैं हम। धन्यवाद। यह वीडियो आप देख रहे थे thelokaniti.com पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ख़ास बात, इकबाल मैदान आएँ और अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाएं। आपको लगता है सही है तो सही बात करें, अगर आपको लगता है यह गलत है तो आकर अपनी बात को ज़रूर रखें।